गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, हमने पिछले लेक्चर में सेल्फ ऑक्यूपाइड के बेटा 4 केसेस देख लिए थे। इम्पॉर्टेंट अब 5th और 6th केस करेंगे। 5th है, इफ मोर देन 2 प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस। ध्यान से सुनना बेटा। अब आपका 5th है, इफ more than 2 house properties are used for residential purpose, मतलब self occupied. If more than 2 house properties are self occupied. अब ध्यान से बेटा मेरी बात समझनी है बेटा। अब कई बार क्या होता है कि एक असेसी के, ठीक है, 2 से ज्यादा घर हैं। जैसे देखो बेटा, सपोज मेरे 3 घर हैं बेटा, मेरे 3 घर हैं। ये है हाउस 1, ये मेरा हाउस 1 है। ये बेटा मेरा हाउस 2 है, ठीक है, और ये बेटा मेरा हाउस 3 है। ये मेरा हाउस 3 है। अब बेटा कमाल की बात पता है क्या है? कमाल की बात यह है, ये तीनों ही सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ये तीनों ही बेटा सेल्फ ऑक्यूपाइड है। मतलब मैंने तीनों में से कोई भी घर किराए पे नहीं चढ़ा रखा है बेटा। तीनों में से कोई भी घर मैंने किराए पे नहीं चढ़ा रखा है। तीनों को मैं अपने रहने के लिए ही इस्तेमाल कर रहा हूं बेटा। किराए पे किसी को भी नहीं चढ़ा रखा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट बेटा इस केस में क्या कहती है कि आप 3 घरों को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं मान सकते। आप तीनों में से कोई भी दो, आपकी मर्जी है, एनी 2, कोई भी 2 आप मान लो सेल्फ ऑक्यूपाइड। कोई भी 2 आपको मानने हैं। हाउस 1 हाउस 2 मानना है, हाउस 2 हाउस 3 मानना है, हाउस 1 हाउस 3 मानना है। कोई भी 2 आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो। जो तीसरा है ना, थर्ड वन जो बचेगा, उसे लेट आउट माना जाएगा। ऑल्दो है नहीं, बट उसे माना जाएगा, डीम्ड लेट आउट। उसे डीम्ड लेट आउट मान लिया जाएगा बेटा। क्लियर हुआ सबको? तो उन्होंने क्या कहा है, अगर आपके पास 3 घर हैं और आप कहते हो कि तीनों घर सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। आप 3 में से मैक्सिमम आप 2 घरों को, कोई भी 2 घरों को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। बट जो तीसरा होगा ना, उसे आपको मानना पड़ेगा लेट आउट। है नहीं बेटा, बट मानना पड़ेगा लेट आउट, ठीक है। तो सर ये वाला केस अब हम सॉल्व कैसे करेंगे बेटा? ये वाला क्वेश्चन ना 3 स्टेप्स में सॉल्व होगा। कैसे, मैं आपको बताता हूं। आप स्टेप 1 में क्या करो, आप हाउस 1 एंड 2 को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो, 2 को मैं मान सकता हूं, और हाउस 3 को क्या मान लो, लेट आउट मान लो, ठीक है। और क्या निकाल दो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जैसे निकालते हो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाल दो, ठीक है। फिर
स्टेप 2, बेटा स्टेप 2 में आप क्या करो, हाउस 1 और 3 को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो, तो हाउस 2 आपका लेट आउट हो जाएगा, और क्या निकाल दो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाल लो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। और स्टेप 3 में आप क्या करो, आप हाउस 2 एंड 3 को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो, तो हाउस 1 बेटा क्या हो जाएगा आपका, लेट आउट हो जाएगा, और क्या निकाल दो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाल दो। तो अब बताओ मेरे पास एक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई एज पर स्टेप 1, एक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई एज पर स्टेप 2, और एक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई एज पर स्टेप 3। इन तीनों में से बेटा मैं लिख देता हूं, एज पर स्टेप 1, एज पर स्टेप 2, एज पर स्टेप 3। तो इन तीनों में से जहां पर इनकम कम आ रही है वो आप सिलेक्ट कर लोगे, क्योंकि बेटा इनकम कम होगी तो टैक्स लायबिलिटी कम होगी ना। तो इन तीनों में से 1, 2 और 3, तीनों में से विच एवर इज लेस, तो वो आप सिलेक्ट कर लोगे। तीनों में से जहां पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सबसे कम आ रही है वो आप बेटा सिलेक्ट कर लोगे। वो आप क्या कर लोगे, वो आप सिलेक्ट कर लोगे। तो वो घर सपोज स्टेप 1 में इनकम सबसे कम आती है, स्टेप 1 में इनकम बेटा सबसे कम आती है, तो हाउस 1 और 2 मान लो सेल्फ ऑक्यूपाइड और हाउस 3 मान लो लेट आउट। अगर स्टेप 2 में इनकम कम आती है तो हाउस 1 और 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड हो जाएगा, हाउस 2 लेट आउट हो जाएगा। अगर स्टेप 3 में इनकम सबसे कम आती है तो हाउस 2 और 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड हो जाएगा और हाउस 1 लेट आउट हो जाएगा बेटा। तो याद रखना, अगर आपके पास 3 घर हैं और आप कह रहे हो तीनों के तीनों घर सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं, तो याद रखना गवर्नमेंट ने कहा है आप मैक्सिमम 2 ही घरों को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हो, तीसरे को मानना पड़ेगा लेट आउट। बेटा समझ आया ये वाला केस, ये हमारा 5th केस था। और अब लास्ट करते हैं बेटा 6th। बेटा ये आपको याद आएगा, हमने सेक्शन 22 सबसे पहला सेक्शन जो हमने इस चैप्टर का पढ़ा था, चार्जिंग सेक्शन, उसमें भी पढ़ा था हमने प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। बेटा मैं आपको जरा थोड़ा सा यहां पर कुछ काम की बातें करूंगा। 6th लिखो, प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। याद करो मैंने आपको यहां पर एग्जाम्पल डीएलएफ का दिया था बेटा, जो रियल एस्टेट के बिजनेस में है। चलो वही बात हम दोबारा से कर लेते हैं। डीएलएफ किस बिजनेस में थी बेटा, रियल एस्टेट के बिजनेस में है। मतलब फ्लैट्स बना के बेचना, फ्लैट्स खरीद के बेचना, इनका बिजनेस है बेटा। इन्होंने क्या करा है बेटे, इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है, इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है कुछ फ्लैट्स का, इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है कुछ फ्लैट्स का। तो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, 3 फ्लोर्स का बेटा कंस्ट्रक्शन किया है, फ्लैट्स बनाए हैं
टोटल 4 फ्लोर्स पे। और बेटा सबसे बड़ी बात क्या है, अब कोरोना की वजह से बेटा रिसेशन का टाइम चल रहा है ना, तो ये फ्लैट्स अभी तक मार्केट में सेल नहीं हुए हैं, नॉट सोल्ड। ये मार्केट में अभी तक बिके नहीं है बेटा, ये मार्केट में अभी तक बिके नहीं है। और क्योंकि ये बिके नहीं है, इसीलिए डीएलएफ के लिए बेटा ये फ्लैट्स हो जाएंगे स्टॉक इन ट्रेड। याद करो मैंने क्या कहा था कि बेटा ये फ्लैट्स मेरे लिए फिक्स्ड असेट है, मेरे लिए फिक्स्ड असेट है बेस्ट, बट डीएलएफ के लिए ये फिक्स्ड असेट नहीं है, क्योंकि उनका तो बिजनेस ही फ्लैट्स खरीद के बेचने का है या फ्लैट्स बना के बेचने का है। तो उनका तो बिजनेस ही बेटा इस चीज का है ना, तो उनके लिए ये फ्लैट्स फिक्स्ड असेट नहीं है, उनके लिए ये फ्लैट्स स्टॉक इन ट्रेड है। ठीक है, कॉपी करो यहां तक। अब बेटा थोड़ी रीडिंग करते हैं, देखना। देखो बेटा उन्होंने क्या कहा है कि प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, इनकम को बेटा नील माना जाएगा। ध्यान से सुनना, अभी मैं समझाऊंगा। अप टू 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच completion certificate is obtained from competent authority provided such property is not let out। अब सुनना बेटा, देखो बेटा बात समझना मेरी। देखो सपोज बेटा ये जो फ्लैट्स का कंस्ट्रक्शन है ना, कंस्ट्रक्शन ये कंप्लीट हुआ है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ऑन 1 जुलाई 2018। ये कंस्ट्रक्शन 1 जुलाई 18 को बेटा कंप्लीट हुआ है। कंप्लीट हुआ है। अब सुनना ध्यान से जो मैं कहूंगा बेटा। अब उन्होंने ना अब एक बात पूछी, गवर्नमेंट ने पूछा हमें कुछ बातों का जवाब दो। क्या आपने ये फ्लैट्स, ये बिके तो नहीं, क्या आपने ये फ्लैट लेट आउट करे या नॉट लेट आउट, मतलब किराए पे चढ़ाए या नहीं चढ़ाए। मैंने कहा किराए पे चढ़ाए, तो गवर्नमेंट ने कहा अगर आपने किराए पे चढ़ाए, ठीक है, तो फिर तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, लेट आउट की तरह। तो ट्रीटमेंट एज लेट आउट, तो जैसे लेट आउट का ट्रीटमेंट करते हो बेटा वैसे ही हो जाएगा। मतलब अपने आप बताओ, जीएवी निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालोगे, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर बट लिमिटेड टू स्टैंडर्ड रेंट, ये क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट, फिर एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट, फिर स्टेप 1 और 2 विच एवर इज हायर, फिर स्टेप 4 में आएगा स्टेप 3 माइनस लॉस ड्यू टू वैकेंसी, जीएवी आएगी। अच्छा जीएवी आएगी तो म्यूनिसिपल टैक्सेस भी आएंगे, एनएवी माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30%, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल आपको डिडक्शन मिलेगा विदाउट एनी लिमिट। बस ये ट्रीटमेंट आ गया बेटा। अगर आपने इनको किराए पे चढ़ाया तो इनका ट्रीटमेंट होगा एज लेट आउट। कोई बोलने की बात ही नहीं है बेटा। आपने किराए पे चढ़ाया ना, किराए की इनकम खा रहे हो ना, तो फिर इनकम टैक्स तो देना ही पड़ेगा आपको। लो निकल गई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन अगर आपने किराए पे नहीं चढ़ाया, अगर आपने इन फ्लैट्स को किराए पे नहीं चढ़ाया, तो फिर इसमें 2 बातें हैं।
टू 2 years from end of financial year in which construction is completed. ध्यान से सुनना बेटा, मुझे एक बार बताओ, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, मुझे बताओ बेटा, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ? 1 जुलाई 18, मतलब फाइनेंशियल ईयर 18-19 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। पहले बताओ बेटा, 18-19 का एंड कब हो रहा है? फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। जिस फाइनेंशियल ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है उसके एंड से 2 साल। तो फाइनेंशियल, कौन से फाइनेंशियल ईयर में बेटा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है? 18-19 में। उसका एंड बताओ, 31 मार्च 19 है ना। तो एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आ गया 31 मार्च 19 से 2 साल, से 2 साल। तो 31 मार्च 19 से 2 साल, 31 मार्च 21 है ना। 2 साल हो गए फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड, 31 मार्च 21 तक। उन्होंने कहा अगर आपने इस प्रॉपर्टी को किराए पे नहीं चढ़ाया, ठीक है, तो 31 मार्च 21 तक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को निल मान लिया जाएगा। सिंपल सिंपल, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। कब तक? 2 साल तक। 2 साल कहां से? फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। तो जिस फाइनेंशियल ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उससे 2 साल तक हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे, मतलब आपकी इनकम को निल माना जाएगा। ठीक है। बट आफ्टर 2 years, आफ्टर 2 years, आफ्टर 2 years मतलब दैट इज आफ्टर 31 मार्च 21, 31 मार्च 21 इसे मान लिया जाएगा, डीम्ड लेट आउट इसे मान लिया जाएगा, इसे डीम्ड लेट आउट मान लिया जाएगा। और क्योंकि इसे लेट आउट मान लिया गया है बेटा, क्योंकि इसे लेट आउट मान लिया गया है, तो यही स्टेटमेंट एप्लीकेबल हो जाएगी बेटा, ट्रीटमेंट सेम हो जाएगा। ठीक है, मैं बनवाई देता हूं आपको, ये रहने दो, फिर कंफ्यूज करोगे। तो बेटा इसे डीम लेट आउट मान लिया जाएगा, मतलब जीएवी निकलेगी इसकी, म्यूनिसिपल टैक्सेस आ जाएंगे, एनएवी आ जाएगी, माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% आ जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल आ जाएगा विदाउट एनी लिमिट। इसे लेट आउट मान लिया गया है बेटा, और ये आ जाएगी आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लो बेटा, ये आपकी आ जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो अगर तो आपने प्रॉपर्टी को किराए पे चढ़ाया फिर तो उसे लेट आउट ही माना जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन अगर आपने प्रॉपर्टी को किराए पे नहीं चढ़ाया तो 2 साल तक, कहां से 2 साल? फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड, मतलब 31 मार्च 21 तक कोई इनकम नहीं होगी आपकी, मतलब नो टैक्स। बट जैसे ही 2 साल का पीरियड खत्म होगा इसे लेट आउट मान लिया जाएगा और आप पे इनकम टैक्स लगाया जाएगा। यह ट्रीटमेंट है बेटा अगर प्रॉपर्टी आप होल्ड करके रख रहे हो एज स्टॉक इन ट्रेड। तो बेटा इसी के साथ हमारे 6 केसेस थे, सारे हमारे फिनिश हो गए बेटा।
समझ आया बेटे? चलो बेटा, अब एक लास्ट टॉपिक हम आज का डिस्कस करते हैं। हमने डिस्कस किया था ना कि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के केस में बेटा लिमिट है, इंटरेस्ट की मैक्सिमम लिमिट है 30,000 और 2 लाख एज द केस में बी। तो अब हम पढ़ते हैं कब 30,000 होगी, कब 2 लाख होगी। ठीक है, चलो आओ आओ मेरे साथ। हेडिंग लिखना, इंटरेस्ट ऑन borrowed capital, interest on borrowed capital in case of self occupied house property. Interest on borrowed capital in case of self occupied house property. तो बेटा एक बार बताओ, या तो आपको मैक्सिमम डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B मिलेगा 2 लाख रुपए का, या तो 2 लाख का, या फिर मैक्सिमम डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B आपको मिलेगा 30,000 का, या तो 2 लाख या तो 30,000। अब कब 2 लाख मिलेगा, कब 30,000 मिलेगा, वो हमें देखना है बेटा। कुछ कंडीशंस हैं उसकी। चलो लिखो, पहले यहां तक ये चार्ट बनाओ। कब 2 लाख मिलेगा, कब 30,000 मिलेगा। आओ मेरे साथ, देखो बेटा, पढ़ना जरा, फिर मैं आपको समझाऊंगा। इंटरेस्ट विल बी अलाउड सब्जेक्ट टू अ लिमिट ऑफ 30,000 और ₹2 लाख। ये हम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। इफ ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, उसने कहा अगर सारी कंडीशंस जो हमने नीचे दी हैं ये सेटिस्फाई हो जाती हैं तो इंटरेस्ट मिलेगा 2 लाख रुपए का इन एग्रीगेट फॉर 1 और 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज। बेटा एक बात याद रखना, मुझे बताओ, सुनो सुनो, अगर बेटा मेरे पास 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज हैं, 3, याद करो 5th केस, 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हैं, तो मैं मैक्सिमम कितने को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकता हूं? 2 को। ठीक है, तो उन्होंने कहा ये जो 2 लाख का डिडक्शन आपको हम देने की बात कर रहे हैं ना, ये दोनों का 2-2 लाख नहीं है, मतलब हाउस 1 का 2 लाख, हाउस 2 का 2 लाख नहीं, दोनों का मिला के आप 2 लाख ले सकते हो। ठीक है, तो 2 लाख नहीं है, दोनों का मिला के 2 लाख है। ठीक है, चलो अब पहली शर्त क्या है बेटा? कैपिटल इज बोरोड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999। यहां पर लिखना कंडीशंस बेटा। पहली शर्त पता है क्या है? जो लोन है ना, जो लोन है वो अगर आपने लिया है, लोन आपने लिया है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999, तो लोन बेटा कब लिया होना चाहिए? 1 अप्रैल 99 को या उसके बाद, तो 2 लाख का डिडक्शन होगा मैक्सिमम, नहीं तो 30,000 का। ठीक है, तो मेरे को बताओ 2 लाख के डिडक्शन के लिए पहली शर्त क्या है? लोन कब लिया हो? 1 अप्रैल 99 को या उसके बाद, ये पहली शर्त। एंड बेटा तीनों का सेटिस्फाई होना जरूरी है। एंड सेकंड, ध्यान से सुनना, लोन आपने लिया हो फॉर एक्विजिशन, एक्विजिशन मतलब परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो बेटा लोन किस पर्पस के लिए लिया हो? या तो आपने लोन लिया हो फॉर एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, या आपने लोन लिया हो फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी।
तो बेटा कितने रुपए की लिमिट होगी? 2 लाख की। ठीक है, अभी लिखो पहले, फिर समझाता हूं आपको सारी बातें। एंड तीसरी है बेटा, तीसरी है एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच कैपिटल वॉज बोरोड। तो बेटा तीसरी शर्त है, जो एक्विजिशन है ना, ठीक है, या जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। कितने सालों में? 5 सालों में बेटा, 5 सालों में। कहां से 5 साल सर? फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर in which capital was borrowed। तो जिस साल में आपने लोन लिया था उस साल के एंड से 5 साल के अंदर अंदर आपको कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब सुनो बेटा, सुनो बेटा, 3 शर्तें हैं, ठीक है, और तीनों का सेटिस्फाई होना बेटा जरूरी है। पहली शर्त क्या है? लोन आपने लिया हो 1 अप्रैल 99 को या उसके बाद। दूसरी बात, लोन आपने लिया हो या तो हाउस प्रॉपर्टी खरीदने के लिए या हाउस प्रॉपर्टी बनाने के लिए। और तीसरी बात, हाउस प्रॉपर्टी खरीदना और बनाना पूरा हो चुका हो। कितने सालों के अंदर अंदर? 5 सालों के अंदर अंदर। कहां से 5 साल? फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच लोन वॉज टेकन। तो जिस साल में लोन लिया था उसके एंड से 5 साल के अंदर अंदर एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन हो जाना चाहिए। तो बेटा अगर ये तीनों शर्तें बेटा सेटिस्फाई होती हैं, तीनों शर्तें बेटा अगर सेटिस्फाई होती हैं तो मैक्सिमम डिडक्शन जो आप ले सकते हो वो 2 लाख है, ठीक है, इंटरेस्ट का। अच्छा एक बात बताओ, तीनों सेटिस्फाई होती हैं तो 2 लाख का। अगर तीनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई नहीं होती तो डिडक्शन बेटा 3 लाख का नहीं होगा, डिडक्शन 30,000 का, सॉरी डिडक्शन 2 लाख का नहीं होगा, डिडक्शन 30,000 का होगा। तो मैंने क्या कहा? तीनों सेटिस्फाई होती हैं तो 2 लाख का डिडक्शन, बट तीनों में से एक भी सेटिस्फाई नहीं होती तो आपको डिडक्शन 30,000 का मिलेगा। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, सुनो कंडीशंस। 30,000 के लिए अब कंडीशंस क्या होंगी? अब 30,000 के लिए कंडीशंस बना रहे हैं बेटा, सुनो। 30,000 के लिए बेटा अगर आपने लोन 1 अप्रैल 99 को लिया है या उसके बाद तो 2 लाख का डिडक्शन है ना। तो अगर आपने लोन 1 अप्रैल 99 से पहले लिया है तो 30,000 का डिडक्शन। तो लोन टेकन बिफोर 1 अप्रैल 1999, तो अगर 1 अप्रैल 99 को या उसके बाद लिया है 2 लाख, 1 अप्रैल 99 से पहले लिया है तो 30,000। और या तो बेटा पहली वाली सेटिस्फाई हो जाए या फिर दूसरी वाली। अब सुनो, अगर आपने लोन खरीदने के लिए लिया है तो 2 लाख, बनाने के लिए लिया है तो भी 2 लाख, बट अगर आपने रिपेयर्स के लिए लिया है हाउस प्रॉपर्टी की, हाउस प्रॉपर्टी के रेनोवेशन के लिए लिया है तो कितना? तो 30,000। तो अगर आपने लोन हाउस प्रॉपर्टी के रिपेयर्स के लिए लिया है, आपने हाउस प्रॉपर्टी के रेनोवेशन के लिए लिया है तो 30,000। समझ आया बेटा? और तीसरा अब बताओ बेटा, अगर आपका एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है, 5 सालों के अंदर अंदर। कहां से 5 साल? फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच लोन वॉज टेकन, ठीक है। तो अगर हो जाता है 5 सालों के अंदर अंदर तो
2 लाख, अगर नहीं होता तो 30,000। तो अगर एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन वॉज नॉट कंप्लीटेड, within 5 years from end of financial year in which capital was borrowed, तो फिर कितना होगा बेटा? अगर 5 सालों में कंप्लीट हो जाता है तो 2 लाख, नहीं होता तो 30,000। was not completed within 5 years from end of financial year in which capital was borrowed, तो उस केस में होगा बेटा 30,000। तो अगर तीनों सेटिस्फाई होती हैं तो 2 लाख का डिडक्शन है बेटा, अगर एक भी अनसेटिस्फाई रह जाती है तो बेटा 30,000 का डिडक्शन है। लो बेटा कॉपी कर लो इसे। ठीक है, बाकी बेटा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कल से बेटा क्वेश्चंस करेंगे, मेरे ख्याल से थ्योरेटिकल एस्पेक्ट सारा क्लियर हुआ है बेटा। अच्छा, 1-2 नोट्स हैं छोटे छोटे, जरा वो देख लें। डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज अलाउड इवन इफ अनपेड। मतलब बेटा एक बात समझना, म्यूनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन पेड बेसिस पे मिलता था बेटा, अगर ड्यू है बट नॉट पेड नो डिडक्शन। बट उन्होंने कहा इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको ड्यू बेसिस पे भी मिल जाएगा, मतलब जरूरी नहीं है कि आपने इंटरेस्ट पे किया हो। तो अगर इंटरेस्ट ड्यू है बट नॉट पेड तो भी बेटा डिडक्शन मिल जाएगा आपको, तो भी डिडक्शन मिल जाएगा, और अगर पे भी कर दिया तो मिल ही जाएगा बेटा। अच्छा, फिर लास्ट आता है डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट शैल नॉट बी अलाउड। बेटा एक बात याद रखना, 24B में आपको डिडक्शन इंटरेस्ट का मिलता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का नहीं मिलता है बेटा। कई बार क्या होता है बेटा, सुनो, मुझे बैंक को इंटरेस्ट पे करना था बेटा, बट मैंने पे नहीं करा, तो बैंक ने क्या करा, इंटरेस्ट की अमाउंट के ऊपर और इंटरेस्ट लगा दिया। तो याद रखना, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलता है 24B में, सिर्फ इंटरेस्ट का मिलता है। ठीक है बच्चे, चलो बाकी बेटा हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।